बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज़। हमने ये पढ़ा था कि सेल के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर होते हैं और दूसरा ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर 4 थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो उनमें जो सबसे मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, जैसे कि एक ह्यूमन के अंदर दिमाग काम करता है, सेम ऐसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस काम करता है। तो हम सबसे पहले आज न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस की डेफिनेशन में हम जितनी भी ऑर्गेनेलीज देखेंगे, जब हम उनकी डेफिनेशन देखें तो हम उनको मेम्ब्रेन की बेस पे देखेंगे कि ये क्या सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, ये नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं। तो जो न्यूक्लियस है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। जो न्यूक्लियस है इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी लोकेशन क्या है, ये किस किस में पाया जाता है, इसकी ऑकरेंस क्या है। न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये हम जब डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, तो उसमें ये सबसे मेन और फर्स्ट डिफरेंस यही होगा कि जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, मसलन प्लांट और एनिमल्स में होता है। इन एनिमल सेल्स प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। अब इसकी ऑकरेंस देख रहे हैं तो कहाँ पर पाया जाता है, ये प्लांट सेल में इसकी लोकेशन क्या है, वो सेंटर में है। एनिमल्स में इनकी लोकेशन जो है वो सेंटर में है, लेकिन प्लांट सेल में जो है ये पुश टू द साइड, ये एक साइड पे होता है। क्यों साइड पे होता है, इस वजह से कि उसके अंदर प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है। लार्ज वैक्यूल जो है वो इसकी जगह ले लेता है और इसको पुश अवे कर देता है एक साइड के ऊपर। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक एनिमल सेल है, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन जो प्लांट सेल इसका न्यूक्लियस साइड पे है। क्यों साइड पे, क्योंकि वैक्यूल ने इसकी जगह ले ली है, इसको साइड पे धकेल दी है। कंपोजिशन का ये किस चीज़ से बना होता है, ये न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जिसकी ये वाली लाइन है, ये क्या है, ये न्यूक्लियर इन्वेल्प है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेल्प के आगे फर्दर पोर्स होते हैं। उन पोर्स, ये टीनी पोर्स हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है। इस न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं अंदर वाली साइड पे, इनको न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ग्रेनुलर फ्लूइड होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो हम बताएंगे कि जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। इसके बाद जो इसमें न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है, न्यूक्लियर इन्वेल्प जो होता है वो पोरस होता है, उसको न्यूक्लियर पोर्स बोल देते हैं। और उस पोरस न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ग्रेनुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। न्यूक्लियस तो हमने देख लिया कि ये न्यूक्लियस है। अगर हम इसी न्यूक्लियस को उठा के यहाँ पे ड्रा किया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है, पोर्स भी हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर ये एक डार्क स्पॉट है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्क स्पॉट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें आरएनए की सिंथेसाइज्ड होती है, यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल जो पड़ा हुआ है, आरएनए की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये जो धागा नुमा साख्तें पड़ी हुई हैं ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन बोलते हैं। ये इनविजिबल होता है रेस्ट फेज के अंदर सेल डिवीजन, लेकिन ये कब विजिबल होता है, जब कब ये क्रोमोसोम बनता है, जब ये सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अब कहाँ पे पाए जाते हैं, राइबोसोम्स कैसे होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका साइज़ क्या है, हम ये देखेंगे। राइबोसोम्स जो है इनकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि टीनी है, छोटे होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दानेदार जो होती हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन देखें तो ये फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ अटैच होंगे। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ेंगे उसकी जो सेकंड टाइप होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वो रफ क्यों होगी, वो इन्हीं राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से ही रफ होगी। अब ये कैसा है, ये हमने पहले जब से न्यूक्लियर पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। इस तरह राइबोसोम्स जो है नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं। ये किस किस में पाए जाते हैं, इनकी ऑकरेंस जो है वो प्रेजेंट बोथ इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ये दोनों सेल्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो भी दोनों सेल्स में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो था वो यूकैरियोटिक्स में पाया जाता था, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट था। राइबोसोम्स हैं, इन दोनों में पाए जाते हैं। इनकी कंपोजिशन देखें तो क्या है, ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ये राइबोसोमल आरएनए
और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम्स हैं ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और इनका फंक्शन भी यही होता है कि उन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवानी होती है। साइज़ का देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक से 10 टाइम्स बड़ा होता है। यूकैरियोटिक का 10 टाइम बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक से उससे 10 टाइम छोटा होता है। जो स्ट्रक्चर है इसका ये 2 सब यूनिट से मिलके बनता है। ठीक है, राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स से मिलके बना होता है। एक लार्जर सब यूनिट्स होते हैं, दूसरे स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं। ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करते हैं, लेकिन जब राइबोसोम वर्क नहीं कर रहा होता, बिल्कुल फ्री होता है, रेस्ट वाली फेज़ में होता है, तो ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स है ये आपस में एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये तभी एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जब राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनानी हो। जब प्रोटीन बन जाए सेल, राइबोसोम काम नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे।